चलिए हो गए फोटो, तो आप जरा दूसरों को। नमस्कार। आज की पत्रकार वार्ता में आप सभी का स्वागत है। हमारा लोक कल्याण संकल्प पत्र प्रधानमंत्री जी के सपनों के अनुसार है, जो गांव और गरीब के कल्याण के रास्ते पर आगे बढ़ा है। बेहद खुशी की बात है कि हमारे यशस्वी वित्त मंत्री माननीय अरुण जेटली जी आज हमारे बीच हैं। बजट में गांव और गरीब को कैसे ताकत मिले, इसका रास्ता वित्त मंत्री जी ने बताया है। इसी विषय पर वित्त मंत्री जी आप सभी को संबोधित करेंगे। हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और लखनऊ के महापौर डॉक्टर दिनेश शर्मा भी यहां पर मौजूद हैं। हमारे राष्ट्रीय महामंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी, डॉक्टर अनिल जैन जी, राष्ट्रीय मंत्री श्रीकांत शर्मा जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी, नलिन कोहली जी और दिल्ली के विधायक माननीय ओम प्रकाश शर्मा जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं। पत्रकार वार्ता का सिलसिला शुरू करें इससे पहले मैं आग्रह करना चाहूंगा अपने महापौर डॉक्टर दिनेश शर्मा जी से कि पुष्प देकर माननीय वित्त मंत्री जी का स्वागत करें। बहुत धन्यवाद। अब मैं माननीय अरुण जी से आग्रह करता हूं कि आप सभी को संबोधित करें। अरे हट जाओ मित्रों, पहले चरण का चुनाव हो चुका है और कल दूसरे चरण का है। पहली फेज के चुनाव के बाद हम लोगों का आकलन यह है कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो पिछले कुछ वर्षों से माहौल बना हुआ था वो बरकरार है और तेजी से आगे बढ़ रहा है। वैसे भी देश में अधिकतर राज्यों में जितने अभी चुनाव हाल में हुए हैं, चाहे पंचायतों के हो, चाहे नगर निगम नगर पालिकाओं के हों, एक आध अपवाद छोड़कर पार्टी के पक्ष में एक जो मतदाता का झुकाव था वो स्पष्ट दिखता है। उत्तर प्रदेश की भी लेजिस्लेटिव काउंसिल के चुनावों में जो ग्रेजुएट कंस्टिट्यूएंसीज थी, हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है। एक ऐसा प्रांत जिसमें परंपरागत दृष्टि से हमारी बहुत बड़ी ताकत नहीं थी, ओडिशा, पंचायतों के चुनाव चल रहे हैं और कल उसके पहले फेज के जो परिणाम आए हैं, एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस भारतीय जनता पार्टी ने उड़ीसा में भी की है। और यहां भी जो पहले फेज में कुछ लोग तरह तरह के आकलन देते थे, चुनाव के बाद बिल्कुल स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी की एक अच्छी लहर उत्तर प्रदेश में है और हम एक कंफर्टेबल बहुमत उत्तर प्रदेश में प्राप्त करेंगे। उत्तर प्रदेश में तिकोना मुकाबला है। पहले दोनों फेजेस में तो उस त्रिकोण का तीसरा कोना जो है बसपा भी कई स्थानों पर मुकाबले में थी। लेकिन एक चीज स्पष्ट है, जो गठबंधन हुआ है कांग्रेस और सपा का,
इससे बड़ा कोई अवसरवादी गठबंधन इस देश के इतिहास में बहुत कम हुआ है। यह मजबूरी का एक गठबंधन था। इट वॉज एन अलायंस अंडर कंपल्शन। अगर परंपरागत दृष्टि से देखें तो इस देश के समाजवादी आंदोलन में जो लोग रहे वो उतने ही घोर कांग्रेस विरोधी थे जितने जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के लोग थे। डॉक्टर लोहिया से अधिक कांग्रेस विरोधी इस देश में बहुत कम रहे। कांग्रेस हटाओ देश बचाओ सन 60 के दशक में ये लोहिया जी पहले राजनीतिक थे जिसने ये नारा दिया था, और उस आंदोलन के साथ जुड़े हुए जितने भी लोग थे, राजनारायण जी, जॉर्ज फर्नांडिस, और उनकी जो विरासत थी वो कूट कूट कर कांग्रेस विरोधी थे। लेकिन उस आंदोलन का उत्तर प्रदेश ने पतन होते हुए देखा। वैचारिक आधार को छोड़ना और वैकल्प में पारिवारिक आधार को स्वीकार करना, फ्रॉम आइडियोलॉजी टू डायनेस्टी, और शायद उस पारिवारिक आधार को, डायनेस्टी को अच्छा मानते थे और इसलिए उनका वैचारिक दृष्टिकोण भी बदला। और कांग्रेस में भी वही समानता थी कि पार्टी केवल परिवारवाद के आधार पर चल सकती है। भ्रष्टाचार में कोई बुराई नहीं है और भ्रष्टाचार में कोई बुराई नहीं है। परिवारवाद राजनीति का एक तंत्र है और इसकी चरण सीमा तो तब देखी जब श्री नरेंद्र मोदी जी ने काले धन को खिलाफ एक संघर्ष छेड़ा, तो इन दोनों दलों के जितने भी तर्क थे वो सारे यही थे कि काले धन को प्रमोट करने वाली जो एक्सेसिव कैश अर्थव्यवस्था है वो इस देश में बरकरार रहे। इसके पीछे कोई वैचारिक आधार नहीं था। भ्रष्टाचार को प्रमोट करने वाले जितने तंत्र हैं उनसे उनको कोई परहेज नहीं था। दोनों दलों में पतन इस सीमा तक आया कि दूर दूर तक सुशासन से कोई लेना देना नहीं। जितने भी लोग थे जिनको राजनीतिक दृष्टि से अच्छा नहीं कहा जा सकता था, दिखावे की पोजीशन ले लेना और बाद में सबको उम्मीदवार बना देना। समाजवादी पार्टी ने तो पिछले कई वर्षों से उत्तर प्रदेश में गैंगस्टरिज्म की जो परंपरा बनी है उसको राजनीति में प्रतिष्ठित कर डाला है और केवल दिखावे की दृष्टि से एक पोजीशन लेना उसके खिलाफ
और बाद में सबको गले लगा लेना और उम्मीदवार बना देना। और यही कारण है कि एक एनार्किक सिचुएशन, ये केवल लॉ एंड ऑर्डर कमजोर है इतना नहीं है, ये एनार्किक है, अराजकता है। कहीं व्यापारी का कत्ल हो रहा है, कहीं किसी और समाज में व्यक्ति का कत्ल हो रहा है, कहीं मंत्री के खिलाफ आरोप लगाने वाली महिला का कत्ल हो रहा है। ये एक व्यवस्था का हिस्सा बन चुका है यहां। और विकास की दृष्टि से जिस प्रगति से देश के अन्य प्रांत प्रगति कर रहे हैं, अभी तो बहुत लंबी यात्रा तय करनी पड़ेगी उत्तर प्रदेश में। एक आधा अधूरा हाईवे बनाना और कहना इसलिए वोट दे दो। हम लोग तो जब से 3.25 साल से सरकार बनी है, 10,000 किलोमीटर पर वर्ष नेशनल हाईवे का निर्माण करते हैं। ये टारगेट रखा है, यानी 30 किलोमीटर रोज का, और 22-23 किलोमीटर रोज का तो हम लोगों ने उसको इंप्लीमेंट किया हुआ है। आज देश में लगभग 240 हाईवे साइमल्टेनियसली, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं इस वक्त, बन रहे हैं। तो कोई कहे मैंने 5 साल में एक सड़क बना दी, वो भी आधी अधूरी। ये अपने आप में एक खोखले विकास का एक मापदंड है। भारतीय जनता पार्टी ने देश के सामने भी और उत्तर प्रदेश के सामने भी अपनी प्राथमिकताएं बड़ी स्पष्ट रखी। पिछले वर्ष और इस वर्ष हमारी जो प्राथमिकता थी कि कृषि क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र के ऊपर जितने साधन उपलब्ध करा सकते हैं उतने करना। 2018 तक कोई ऐसा गांव ना बचे जिसमें बिजली ना हो। 2019 तक कोई ऐसा गांव ना बचे जहां तक पक्की सड़क का कनेक्शन ना हो। 2022 तक पक्के घरों का ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण हो। हर वर्ष करोड़ों की संख्या में ग्रामीण घरों में शौचालय। हर वर्ष सिंचाई के लिए अधिक से अधिक साधन देना। देश की ओर से तो सेंट्रल बजट में से तो हम एक रिकॉर्ड ब्याज की सब्सिडी देते हैं किसान के लिए, और राज्य जिसमें योगदान दे दे तो जो बकाया भी है वो भी नहीं लगता, एक प्रकार से बिना ब्याज के बन सकता है, दोनों के अगर साधन मिल जाए। तो ग्रामीण क्षेत्रों में खर्च करना अगर पहली प्राथमिकता है, तो देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण, जिसमें ग्रामीण सड़कें, नेशनल हाईवेज, रेलवेज, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, बिजली का क्षेत्र। यूपीए सरकार में तो पूरा डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर इतना नहीं होता था,
जितना हमने हिस्सा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रखा है 3,96,000 करोड़। ये जो पूरा डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर होता था यूपीए सरकार का, ये हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्चा ही उससे अधिक है। और इसके परिणाम भी देश में देखने को मिल रहे हैं। सामाजिक क्षेत्रों में अधिक से अधिक खर्चा करना, जो छोटे घर हैं, अफोर्डेबल हाउसिंग कहते हैं जिनको, एक प्रकार से उस क्षेत्र में क्रांति लाना कि जो लोग शहरों की तरफ आते हैं रोजगार या किसी आर्थिक अवसर की तलाश में, वो शहरी क्षेत्र में आकर एक अफोर्डेबल हाउसिंग में उनको अपना घर मिल जाए। उसको इंफ्रास्ट्रक्चर हमने घोषित किया है, हर चीज वहां रियायत की मिलती है। और एक प्रकार से आने वाले वर्षों में इस क्षेत्र में एक क्रांति देखने को मिलेगी। हर साल जब बजट आता था, और ये 70 साल की परंपरा है, तो अगले दिन लोग देखते थे कि किस चीज का दाम बढ़ा, यही समाचार पत्रों में हेडलाइन होती। हमने तो वो परंपरा भी समाप्त कर दी, उसको पॉलिसी डॉक्यूमेंट बना दिया और हर वर्ग को टैक्स बेस एक्सपैंड किया जाए। इनडायरेक्ट टैक्सेस को हमने छुआ नहीं लगभग, और डायरेक्ट टैक्सेस में लघु उद्योग को रियायत देना, छोटे टैक्स पेयर को रियायत देना, और जिसके पीछे उद्देश्य ये भी है कि जो लोग अपने आप को उस व्यवस्था से बाहर रखते हैं उनको बहुत आकर्षित करने वाला एक रेट मिले जिसमें बहुत कम टैक्स देकर आप ईमानदारी का जीवन जी सके, ये सुविधा भी देना। हम लोग मानते हैं कि आने वाले वर्षों में विमुद्रीकरण का भी एक लाभ हुआ है, जीएसटी का भी एक लाभ होगा। केंद्र और राज्यों में सरकारी साधन बढ़ेंगे, और साधन जब बढ़ेंगे तो जन कल्याण का अवसर भी बढ़ेगा। और इसीलिए उत्तर प्रदेश के हमने अपने मैनिफेस्टो में यहां की अर्थव्यवस्था, क्योंकि बुनियाद यहां का किसान रखता है, उसको सुविधा देने के लिए उसका काफी प्रावधान किया है। मैं सभी तथ्य आपके सामने रोज रखे जाते हैं, इसलिए दोहरा नहीं रहा। व्यवसाय बढ़े, उसके लिए भी हम लोग कदम उठाएंगे। और सबसे आवश्यक, मैं अंतिम बात ये बोल दूं कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रांत है, और इसलिए इसकी प्रगति और विकास, देश की प्रगति और विकास के लिए और उत्तर प्रदेश के नागरिकों के जीवन के लिए भी बहुत आवश्यक है। हमारी यहां सरकार बनती है तो दोनों केंद्र और राज्य की सरकारें मिलकर पूरी ताकत के साथ अपने आप को समर्पित करेंगी इस प्रांत के प्रगति के लिए। और मैं एक बार फिर जो फेजेस बचे हुए हैं उसमें भारी मात्रा में सब लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट दें, इसके लिए मैं अपील करता हूं। आज की सबसे पहली आवश्यकता है कि एक स्थिर सरकार हो, स्वच्छ सरकार हो, और सामाजिक आर्थिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश का उत्थान करने वाली सरकार, जो ट्राइड टेस्टेड एंड फेल्ड लोग हैं उनसे उत्तर प्रदेश को मुक्ति मिले। ये आज आवश्यक। धन्यवाद। धन्यवाद वित्त मंत्री जी। आपका सवाल लेंगे, आपसे अनुरोध यह है कि बारी बारी से
सवाल पूछिएगा और सभी को अवसर दीजिएगा, लेकिन आपका सवाल लेने से पहले मैं सीधे शुरू करूंगा। ठीक है, आप एक माइक आप तक जाएगा। ठीक, जेटली जी, ठीक है। मैं नरेंद्र श्रीवास्तव हूं, यूएनआई में। जेटली जी, विपक्षी दलों का यह कहना है कि भारतीय जनता पार्टी विकास के तमाम दावे कर रही है, फिर वोटों के पोलराइजेशन की कोशिश क्यों? एक सवाल और है इसके साथ। दूसरा सवाल यह है, चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन की तमाम मामले दर्ज हुए हैं, लेकिन गिरफ्तारी केवल एक पत्रकार की हुई है अभी तक। इस पर भी हम आपके विचार जानना चाहते हैं। देखिए, हम जिस आर्थिक विकास की बात कर रहे हैं और जो भी मैंने तथ्य और आंकड़े आपके सामने रखे और जो भविष्य की दिशा भी रखी, वो ना मजहब को पहचानता है ना किसी जात को पहचानता है। और इसलिए इस बार के चुनाव में हम लोगों की एक कोशिश रही है कि हमारा जितना अधिक सोशल बेस समर्थन का हो पाए उतना हो, और बाकी दोनों जो राजनीतिक विरोधी हमारे चुनाव लड़ रहे हैं, मैं आज दावे से कह सकता हूं कि हमारी अपील एक बहुत बड़े सोशल बेस की तरफ है, उन दोनों से कहीं ज्यादा। अब आचार संहिता का संचालन चुनाव आयोग करता है और चुनाव आयोग के ऊपर मैं टिप्पणी करूं, मैं इसकी आवश्यकता नहीं समझता। Sir, I am Mohit Dubey. So my question is, demonetization happened just a little before the UP elections, and UP is a huge populated state. How do you see demonetization panning out in UP? Will it favor the BJP since things are wrapped up now? I would not like to link demonetization with the election, because it had nothing to do with the election. It's a part of our government's program to clean up both the economic and the political system in this country. We do believe that excessive cash, and India was an excessive cash economy. No other country in the world is cash, the size of the cash currency, 12.2% of the country's GDP. Nowhere in the world is high denominational currency 86% of all currencies. Cash is a facilitator of crime. It's a vice. It adds to black money, it aids terrorism, it aids various other vices. So reducing cash currency and substituting it with other modes also helps the integration of the informal economy with the formal economy, which is good for the country. And now we have followed it up with a very important political reform, where we want political parties also to be funded only by clean money. So I think I can only repeat a sentence which I said which I used in the budget, that you never lose a good cause. I do believe what we have done is the right thing for the country. A good cause never loses. जी, उत्कर्ष हूँ। माइक लगा दीजिए। तलाक का मामला आपके मैनिफेस्टो में भी है, कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन में कहा लगातार आरोप लगाते हैं बीजेपी इस ऑब्जर्वेशन। देखिए, दोनों विषयों में स्वाभाविक है, जो आपके प्रश्न में है एक अंतर तो है।
कॉमन सिविल कोड का अर्थ है कि सारी सब समाज के लिए जो सिविल कानून है वो एक प्रकार के हैं, जिसका अर्थ बड़ा स्पष्ट है कि जो संपत्ति का अधिकार है, विवाह की वजह से अधिकार है, तलाक की वजह से अधिकार है, जन्म की वजह से अधिकार है, सक्सेशन की वजह से अधिकार है, ये सिविल राइट्स आते हैं। ये एक जैसे एक दूसरा विषय है कि जब तक आप वहां तक नहीं पहुंचते तो कम से कम अन्य समाजों के जो अपने अपने पर्सनल लॉज हैं, वो पर्सनल लॉज संविधान के अनुसार हो। उनमें से कोई पर्सनल लॉ ऐसा ना हो जो संवैधानिक मान्यताओं का उल्लंघन करता हो। दोनों में एक अंतर है, लेकिन अंतर विरोध नहीं है। दोनों की दिशा यही है कि संविधान, पहला जो आपने कहा उसका यही अर्थ है कि संविधान बनने के बाद जितने भी पर्सनल लॉज हैं, चाहे किसी भी समाज का हो, वो संविधान के अनुकूल हो, संविधान के विरोध में ना जाए। सुमित हुबैन न्यूज 18 इंडिया से मैं ये जानना चाह रहा था, आपने कहा कि तिकोना मुकाबला था कई जगहों पर। बीजेपी शुरू से ये स्टैंड लेती रही कि हमारा मुकाबला बसपा से था ही नहीं, सपा से रहा। आज आप कह रहे हैं तिकोना मुकाबला था, क्या मान रहे? पहले फेज में ये स्पष्ट देखने को मिला कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में कई स्थानों पर हमारा प्रमुख मुकाबला बसपा से था। आगे फेजेस में जैसे जाते हैं और जैसे सामाजिक व्यवस्था बदलती है तो अन्य स्थानों पर स्थिति अलग भी हो सकती है, लेकिन फर्स्ट फेज की स्थिति के संबंध में ये टिप्पणी हमारी पार्टी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑलरेडी कर है कि 2000 आपके सरकार का लक्ष्य है कि पूरे ओडीएफ करना है, ओडीएफ करना है, ऑथेंटिफिकेशन फ्री करना है। मैं लखनऊ के आसपास जितने गांव अभी घूमे इस इलेक्शन के दौरान में, कहीं एक शौचालय का निर्माण नहीं हुआ है। सेंट्रल के बड़े दावे हैं, कितने पैसे दिए गए हैं, इस तरह ऐसे कई स्कीम है जो जमीन पे उतर पा नहीं रही है। आपको लगता है कि सरकार अगर आएगी तो इन सब चीजों पे खास तवज्जो देगी? बीमारियों के दर्जा मिलेगी? मुझे लगता है कि सबसे पहले तो आप इस चीज को रिकॉग्नाइज कीजिए कि केंद्र में पहली बार सरकार ऐसी आई है जिसने हर घर में शौचालय बने इस इशू को एक केंद्र मुद्दा, न्यूक्लियस सेंटर स्टेज का इशू बनाया है। अब हर जिला प्रशासन, हर राज्य प्रशासन की ये क्षमता है कि जो साधन दिए जा रहे हैं, और इसमें सरकार के भी साधन है, और मैं कहूंगा कि इसमें निजी क्षेत्र के भी, सीएसआर वगैरह के भी बहुत साधन आ रहे हैं। मैं जैसे अभी 2 दिन पहले एक दूसरे राज्य गुजरात में होकर आया और वहां मैंने गांव में देखा कि कहीं 70%, 80%, कुछ गांव में 100% भी शौचालय आए हैं। तो राज्य सरकार और राज्य सरकार के साथ साथ हर जिले के प्रशासन पे कितना दबाव राज्य सरकार बना पाती है, इसका बहुत बड़ा रोल है। जी विशाल, मेरा सवाल है कि रामकरण आर्या मायावती पार्टी सरकार के एक सीनियर मंत्री हैं, रामकरण आर्या, कल उन्होंने एक चुनावी सभा में कहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा राक्षस है जिसको मारने के लिए हमने छोटे छोटे शैतानों को इकट्ठा किया है। बीजेपी अगर उत्तर प्रदेश में भी सरकार में आ जाएगी तो हिंदू मुसलमान सड़कों पे मारे जाएंगे और उत्तर प्रदेश की जो सड़क है वो लहूलुहान हो जाएगी। कि मेरे लिए हर छोटे शैतान के बयान पे टिप्पणी करना आवश्यक नहीं है। ऑन कर लीजिए। अरुण जी, मैं आरसी भट्ट हूँ, न्यूज वर्ल्ड टीवी चैनल का एडिटर हूँ, और जब भी आप कुछ बोलते हैं तो निश्चित रूप से पूरे देश में एक मैसेज जाता है। जनता भी ये जानना चाहती है कि देश के वित्त मंत्री का अगला कदम क्या है।
दो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो इस चुनाव में विपक्षियों द्वारा लिए जा रहे हैं। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी की जितनी भी जनसभा हुई, तमाम जनसभाओं को मैंने भी देखा, तो बार बार ये बात आरोप लगा रहे हैं कि 1,10,000 करोड़ रुपए का कुछ 50 लोगों का एक पॉकेट है जिसके कर्जे आपने मांगे। दूसरा हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि आप कैशलेस इंडिया की बात कर रहे हैं, कैशलेस इंडिया की पूरा देश कैशलेस हो, बैंकों पे तमाम प्रतिबंध लगा रहे हैं। अगर हम 30 से 40 साल पहले अगर नजर डालें तो किसानों से लेकर उद्योगपतियों का हमेशा नजर बैंकों पे रही है कि हमारा पैसा बैंकों में सुरक्षित है, लेकिन आज के तारीख में उनको अपना पैसा बैंक में डालने में ये डर लग रहा है कि हम इसको न निकाल सकते हैं न जा सकते। तो ये सवाल बिल्कुल साफ था कि ये दोनों चीजें हैं कि क्या कैशलेस इंडिया और नोटबंदी पे राय हमारी चाहिए थी, उसके बाद ये निर्णय लिया जाता, और ये फिर राहुल गांधी जो लगातार उद्योगपतियों की बात कह रहे हैं, इस पर क्या आपका कहना है कि पूरे देश? देखिए, ये जो बात मैंने संसद में बजट की डिबेट पे भी उत्तर दिया था, उनका बयान सरासर गलत है। मेरा स्वभाव कड़वे शब्द प्रयोग करने का नहीं है, उनका सच्चाई से कोई संबंध नहीं है। किसी भी एक उद्योगपति का 1 रुपया कर्जा 26 मई 2014 से लेकर आज तक किसी बैंक ने माफ नहीं किया, और इसलिए एक बड़े नेता को हर सभा में गलत तथ्य रखना जिसका सच्चाई से कोई संबंध है, शोभा नहीं देता। यह भी हो सकता है कि उनकी जानकारियां कम है। ये जितने बड़े उद्योगों को लोन से, ये जो एनपीएस की समस्या है, इसमें बहुत कम एनपीएस वो हैं जो किसान के हैं, कि बहुत कम एनपीएस हैं जो छोटे उद्योगों के हैं। ये अधिकतर बड़े लोगों के हैं, और ये सब वो हैं जो 2007, 8 और 9 में बैंकों ने इन उद्योगों को ऋण दिए थे, और जो आज उनमें वृद्धि हुई है वो उन पुराने पापों पे जो ब्याज बढ़ता चला जा रहा है केवल वो भी है। और इसलिए राहुल जी जब ये बयान बार बार देते हैं जो कि तथ्यों की दृष्टि से गलत है, तो वो अपनी कांग्रेस की सरकार के ऊपर सच में आरोप लगाते हैं। मैं एक बार फिर ये कह सकता हूं कि 26 मई 2014 के बाद 1 भी रुपया किसी उद्योगपति का आपने माफ नहीं किया। केवल इतना है कि जिनको वो दे गए थे और जिन्होंने वापस नहीं किया, उसका ब्याज बढ़ता चला जा रहा है। दूसरा, रिजर्व बैंक और सरकार ने जब रीमॉनेटाइजेशन शुरू किया तो स्वाभाविक है कि कुछ समय के लिए कैश विड्रॉल्स के ऊपर एक रिस्ट्रेंट लगता है, और धीरे धीरे आज तो केवल नवंबर से आज तक देख लें तो 3 महीने और शायद 1 सप्ताह हुआ है, एक छोड़ के लगभग सभी रिस्ट्रेन हट चुके हैं। और इसलिए इतनी तेजी गति से आरबीआई ने रीमॉनेटाइजेशन करके ये रिस्ट्रेन हटाए हैं कि किसी को भी अब उसकी तकलीफ महसूस नहीं होगी। वो जो फेज था वो समाप्त हो चुका है। शोभित मिश्रा जी। हाँ अरुण जी, मैं शोभित मिश्रा हिंदुस्तान से। आप लोगों के बजट में सभी वर्ग का ख्याल रखा जाता है, पत्रकारों को क्यों नहीं रखा जाता? वैसे वकीलों का भी नहीं रखा गया, सक्षम लोग अपनी चिंता खुद कर लेते हैं। गुड आफ्टरनून सर, मैं शिल्पी से हूँ, समय न्यूज़ नेटवर्क से। इस चुनाव में लगातार देखा जा रहा है, चुनाव में देखा जा रहा है कि लगातार जो आपके विरोधी दल हैं, जो उनके नेता हैं, वो प्रधानमंत्री के ऊपर सीधे निशाना साध रहे हैं, टिप्पणी कर रहे हैं। कल एक हमारे चैनल का प्रोग्राम था इटावा में, उसमें भी बीएसपी के जो जिलाध्यक्ष हैं उन्होंने टिप्पणी की, प्रधानमंत्री पर सीधे आपत्तिजनक बातें कही। उस पर आपके इटावा के जिलाध्यक्ष एफआईआर भी कराई है, और आज गिरफ्तारी न होने पर इटावा बंद करने का भी आह्वान किया है, जो आपके इटावा के कार्यकर्ता।
किस तरह से इसको देखते हैं, क्योंकि सीधे प्रधानमंत्री पर बातें कही जा रही हैं निशाना साधा? देखिए, कई बार कई छोटे लोग बड़े लोगों का नाम लेकर अपने स्वयं का कद बढ़ाना चाहते हैं, तो आप थोड़ा चैनल के अपने एडिटोरियल पॉलिसी में इस दृष्टि को संयम थोड़ा संभालें कि हर एक को ऐसा अवसर ना मिले। अब इस पे हम क्या टिप्पणी कर सकते हैं? जेटली जी, स्निग्धा रितेश हियर फ्रॉम के न्यूज इंडिया। हमेशा आप लोग अराजकता को निशाना साधते हैं, अगर भाजपा बहुमत में आती है तो किस तरीके से आप लोग इसकी कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की कोशिश करेंगे, और खासकर अगर महिला सुरक्षा की बात की जाए तो? देखिए, एक बिल्कुल स्पष्ट है कि राजनीतिक सत्ता, मंत्री और अधिकार जिन लोगों के पास हैं, ये वो ना हो जो स्वयं जिनके सामने प्रश्न चिन्ह लगे हुए हैं। दूसरा, राजनीतिक नेतृत्व को इसमें कोई भेदभाव करने की जरूरत नहीं है। जो कानून तोड़ता है वो तोड़ता है, ये मेरा है या पराया है, उस प्रशासन आधार पर शासन नहीं चल सकते। दुर्भाग्य से क्या हुआ कि उत्तर प्रदेश में कई सरकारें ऐसी देखी हैं जिन्होंने एक प्रकार से कानून व्यवस्था प्रमुख मुद्दा है, कभी ये माना ही नहीं। और एक जिस तरह से शासन चला, और ये कहना खेद लगता है इस कहने में कि शासन की नियुक्तियां भी मेरिट पे ना होकर जातीय आधार पर होने लग पड़े, और इसलिए वर्ग विशेष को लगता है कि भाई मेरी तो चलती रहेगी, कोई मेरे खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा। इसी में से अराजकता का जन्म होता है। सिद्धार्थ जी, सिद्धार्थ जी, बस एक सवाल है, बारी बारी से कर दीजिए। सिद्धार्थ जी, देखिए, ये जो प्रवृत्ति आई है इसको दूर रखेंगे ना, यही मेरे उत्तर का उद्देश्य था। सिद्धार्थ जी, ऑन कर दीजिए। सुन सकते हैं को सबसे ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ी है। एमएसएमई सेक्टर उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा रोजगार भी देता है। प्रेस कट क्या आगे आने अभी देख सकते हैं? थोड़ा तेज बोल दीजिए, दोबारा बोल दीजिए। देखिए, आपने जो विषय उठाया है बिल्कुल सही विषय है, और इसलिए मैंने इस बार पहला कदम उठाया है। और पहला कदम यह है कि एमएसएमई सेक्टर का, और एमएसएमई नहीं, एमएसएमई प्लस यानी 50 करोड़ तक के टर्नओवर का जिसका व्यवसाय है, उसको एक बहुत बड़ा रिलीफ इस बार हमने इनकम टैक्स में दिया है। 5% रिलीफ बहुत बड़ा रिलीफ माना जाता है टैक्सेशन पॉलिसी में। पिछले वर्ष अगर आपको याद हो तो मैंने एक व्यवस्था शुरू की थी जिसको और दृढ़ किया है। इस बार उसमें और कंसेशन दिया है एमएसएमई को कि उनको कोई किताबें, कोई पुस्तकें रखने की जिसकी 2 करोड़ तक की जो छोटे उद्योग हैं, व्यवसाय हैं, कोई आवश्यकता नहीं है। उनकी टर्नओवर का 8% उनका प्रॉफिट माना जाएगा। और इस बार कह दिया जो कैशलेस पार्ट बिजनेस का होगा उसमें 6% माना जाएगा। तो इसलिए प्रिजम्पटिव टैक्स यानी कि उनकी प्रोसीजर में भी और क्वांटम में भी एक हम लोगों ने व्यवस्था दी है। दूसरा, प्रधानमंत्री जी ने अपने 31 दिसंबर के भाषण में जो निर्णय लिया था कि इस सेक्टर में विशेष रूप से बैंकिंग सुविधा वगैरह देने का, वो ओवर एंड अबव है। तो निश्चित रूप से एमएसएमई सेक्टर इस देश में रोजगार खड़ा करता है, बड़ा रोजगार खड़ा करता है, लघु उद्योग और एमएसएमई सेक्टर, और वो हमारी प्राथमिकता में सबसे ऊपर रहेगा। सुकेश रंजन जी, सुकेश जी, ऐसे बोलिए। मैं सुकेश हूँ न्यूज 24 से। 2014 के बाद इलेक्शन का स्वरूप बदला है, मोदी जी ने बदल दिया। इलेक्शन मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी चीज हो गई। उसमें स्लोगन कैसे लिखे जाते हैं, जिंगल कैसे होते हैं, गाना कैसा होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। तो अखिलेश यादव आपको पसंद नहीं है, राहुल यादव आपको पसंद नहीं है पॉलिटिकली? राहुल कब से यार? अखिलेश यादव पसंद नहीं है, राहुल आपको पसंद नहीं है पॉलिटिकली,
ये जो जिंगल बना है, ये यूपी को ये साथ पसंद है, काम बोलता है, अच्छे हैं अखिलेश, सच्चे हैं अखिलेश, तो ईमानदारी से ये स्लोगन आपको पसंद है कि नहीं, जैसे बनाया गया है? देखिए, मुझे लगता है कि थोड़ा सा इस देश का मतदाता भी दिमाग और बुद्धि रखता है। आप जिला जिला खाट लेकर चले जाएं और ये कहते रहें कि ये बुरा हाल है उत्तर प्रदेश में, और अगले दिन कहें कि मैंने अब नारा बदल लिया है, तो केवल नारा बदलने से जनता बदलने वाली है, ये स्थिति पैदा नहीं होगी। कामना जी, आप पूछिए। देखिए, केंद्र सरकार का इसमें कोई रोल नहीं है। ये एआईडीएमके का इंटरनल मैटर है। वो किस प्रकार से अपने संगठन में से अपना नेता चुनते हैं, ये उस संगठन का अपना विषय है। मुझे पूरा विश्वास है कि राज्यपाल संवैधानिक मान्यताओं के अनुकूल अपना निर्णय करेंगे। मैं इसको दोहरा भी देता हूं अंग्रेजी में, जो दूसरे चैनल के लोग हैं। It is purely an internal matter now of the AIDMK. It's for that party to resolve its internal issues and elect its leaders. And I'm sure that the governor will act wholly in consonance with the constitutional values. अनामिका जी, अच्छा चलिए आप अभी पूछिए। मैडम, हर फेज में वहां का सामाजिक समीकरण क्या होता है, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। और दूसरा, ये स्पष्ट रहे कि ये जितने साधन ब्लैक मनी के आएंगे वो इस देश की जनता के लिए इस्तेमाल होंगे, इसमें कोई दुविधा ना रहे। आप लास्ट क्वेश्चन जेटली जी एक सवाल है मेरा। अभिषेक मिश्रा लाइव टुडे से। जेटली जी, सवाल ये है कि अखिलेश यादव ने जनसभा में बात कही है कि बीजेपी के पास चेहरा नहीं है, इसलिए फर्स्ट फेज के बाद आप लोग सीटें गिनाने का काम कर रहे हैं। अखिलेश यादव के पास चेहरा भी है, काम भी है, ये अखिलेश यादव का। देखिए, मुझे लगता है चुनाव जीतने के लिए वोट चाहिए, और इसलिए जिस दल के पास वोट है मुख्यमंत्री उसका बनेगा, चेहरा उस मुख्यमंत्री का होगा। अरुण जी, सवाल है कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का मानना है कि आप लोग मुकाबले में नहीं है, आप तीसरे पर जा रहे हैं, और इस डेस्परेशन में प्रधानमंत्री बिलो द बेल्ट हमला कर रहे हैं, राहुल हो, अखिलेश हो या दूसरी पार्टियों के बड़े नेताओं को। देखिए, अगर वो इस इंप्रेशन के लिए खुश रहना चाहते हैं तो 2-3 हफ्ते और खुश रह लें इस सोच से। लास्ट क्वेश्चन। ऐसा है, हालांकि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। जब हम लोग सत्ता में आए तो गन्ना किसानों का कितना पैसा पकाया था, और पहले 1 वर्ष में संघर्ष करके अलग अलग योजना लाकर बैंकिंग सुविधा देकर हमने किस प्रकार से उसको कम किया, ये उसका जागता हुआ उदाहरण है। और इसलिए
हम लोगों ने आज भी बजट में 15-16 हजार करोड़ का इंटरेस्ट सबवेंशन का हम लोग व्यवस्था करते हैं। उसके बाद जो हमारी सरकारें हैं, अगर 4% हम बजट में से सबवेंशन देते हैं, तो हमारी जहां राज्य सरकारें हैं और कई राज्य सरकारें उसके ओवर एंड अबाउ राज्य सरकारों के बजट में से देती है, ताकि किसान के ऊपर बोझ एकदम कम पड़ पाए। ये तो आज की भी व्यवस्था है। तो इस सवाल इधर। देखिए, ये तो अब जो भी संस्थाएं खेल चलाती हैं उनके प्रशासन का विषय है। इसको हम मैनिफेस्टो में उनका प्रशासन कैसे चले, पिछले 3 दशकों से प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार में जो टकराव का दौर चल रहा है, तो प्रदेश सरकार लगातार आरोप लगाती है केंद्र सरकार की वित्तीय मदद नहीं कर रही है। तो क्योंकि इस समय चुनाव का समय है, प्रदेश सरकार लगातार केंद्र सरकार को कटघरे ले रही है कि केंद्र ने उसकी उपेक्षा की, पैसा दिया। इसमें क्या सच्चाई है? देखिए, ये बिल्कुल बेबुनियाद विषय इसलिए है, और मैं चाहूंगा कि आप लोग पत्रकार हैं इसलिए इसको समझ लें। आज की संवैधानिक व्यवस्था में 1 रुपया भी किसी राज्य सरकार का रोकने का केंद्र को अधिकार नहीं है, न रुकता है। जो राज्य सरकार साधन इकट्ठे करती है, राजस्व इकट्ठा करती है, वो सारा राज्य का होता है। जो केंद्र इकट्ठा करता है, पहले 29% राज्य को जाता था, फिर 32 जाता है और आज 42 जाता है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल अवार्ड है फाइनेंस कमीशन का। तो उस 42% में 1 रुपया कम करने की भी गुंजाइश नहीं है। तो जो राज्य का राजस्व है वो राज्य का, केंद्र में से 42% राज्य का, जो बकाया 58 बचा वो भी मनरेगा से लेकर और जितनी सेंट्रल स्कीम्स हैं उन स्कीम्स के माध्यम से और अधिक राज्यों को चला जाता है, और इसलिए उसको कम करने की कोई गुंजाइश, ये तो एकदम एक प्रकार से गणित के आधार पर तय होता है। और इसलिए जो भी मुख्यमंत्री ये कहता है कि मुझे केंद्र से साधन नहीं मिला, वो अपनी विफलता को कबूल स्वीकार करता है। इट्स अ कन्फेशन ऑफ फेलियर एंड इज ट्राइंग टू डाइवर्ट द इशू। ये गणित के आधार पर रुपया आना पाई के हिसाब से हर राज्य को जाता है, उसमें कहीं 2 रुपए ज्यादा या 2 रुपए कम की गुंजाइश नहीं होती। ज्यादा की गुंजाइश केवल इतनी होती है जहां कहीं आपदा आ जाए तो एनडीआरएफ का पैसा जा सकता है। और जी मेरा सवाल, इसके अलावा कोई लूज फंड सेंटर के पास नहीं होते जो बांटते आप करेंगे। मैं मनीष कुमार मिश्रा हूं, नेशनल वॉइस चैनल से। आपने अभी उत्तर प्रदेश के विकास की बात की, 5 सालों में अखिलेश को जो किया उसको बताया। ऐसा कि आपकी सरकार है दिल्ली में 1 लाख करोड़ रुपए की बात कही गई कि उत्तर प्रदेश को दिया गया, उसका इस्तेमाल नहीं हुआ, इसलिए उत्तर प्रदेश पिछड़ गया। अखिलेश यादव ने कहा कि हमने 1600 करोड़ के ऋण जो है किसानों के माफ कर दिए, लेकिन 2.5 साल में जो केंद्र की सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, उसने कुछ नहीं किया। और प्रधानमंत्री केवल मन की बात करते हैं, काम की बात नहीं। हम लोगों ने तो 4% इंटरेस्ट सबवेंशन फार्मर्स को केंद्र से हर साल बजट में से देते हैं। तो इसलिए या तो उनको जानकारी नहीं है, या जैसा उन्होंने कहा राहुल जी को जितनी जानकारी थी एनपीएस के बारे में उतनी ही जानकारी है फार्मर इंटरेस्ट सबवेंशन की। ये तो बजट में हम हर साल 4% देते हैं। लास्ट क्वेश्चन अंजना जी टीवी, लास्ट क्वेश्चन ही टीवी। जो देखिए, ये जितनी भी स्टॉक मार्केट्स वगैरह है ना, इसमें जो फेक कंपनी है या कोई डिलीटेड कंपनी है या कोई भी कमोडिटी मार्केट्स है या उसकी प्रैक्टिस कैसे रहती है, ये सारा आज एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म है सेबी का जो उसका संचालन करता है। ऐसा नहीं है सेबी सक्रिय ऑर्गेनाइजेशन है, एक्शन लेती है। और आपकी जानकारी में ऐसी कोई कंपनी हो जिसके खिलाफ नहीं है, बता दीजिए। लास्ट क्वेश्चन था जी।
क्योंकि टैक्स चाहिए सरकार को देश चलाने के लिए, सेना के लिए, प्रशासन के लिए, और इसलिए आज टैक्स के मामले में तो हर व्यक्ति जो जिसकी इनकम है उसको टैक्स देना पड़ता है अपने आर्थिक आधार के बेसिस पे। आपके सुझाव को मद्देनजर रखेंगे भविष्य में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा बाइक निकाल रहा लास्ट में निकालने कहाँ देखो